क्या आप जानते हैं कि पूर्व सोवियत संघ ने शुक्र ग्रह पर कैसे लैंडिंग की थी? उस समय इस रहस्यमय ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उन्होंने माना कि शुक्र की मोटी बादलों की परत के नीचे एक ऐसा दुनिया छिपा हो सकता है जो पृथ्वी के समान है, जिसमें समान वायुमंडल और गर्म सतह के तापमान हैं। हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दयनीय छोटी जांच एक ऐसे कठिन वातावरण में प्रवेश करने वाली है। यह शुक्र ग्रह की जांच करने वाला वीनस निरीक्षक था, एक सोवियत अंतरिक्ष जांच जो पहली बार शुक्र पर उतरने का प्रयास करने के लिए तैयार थी। 30 जब वीनस जांच 40,000 किलोमीटर की गति से शुक्र की वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसका पैराशूट खुलने लगता है और एंटीना डेटा भेजने लगते हैं। प्रारंभिक वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के समान है और तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि जैसे जैसे जांच की गहराई बढ़ती है, डेटा असामान्य हो जाता है। तापमान तेजी से बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। अचानक जांच टूट जाती है और सभी संचार सिग्नल बाधित हो जाते हैं। अंतिम डेटा जो इसे भेजा गया वह दर्शाता है कि शुक्र की वायुमंडल पृथ्वी की 22 गुना मोटी है। तापमान पृथ्वी से 250 डिग्री अधिक है। तभी सोवियत संघ को पता चलता है कि शुक्र का वातावरण कितना कठोर है, लेकिन इसने उनकी शुक्र पर विजय प्राप्त करने की दृढ़ संकल्पना को और बढ़ा दिया। प्रारंभिक अंतरिक्ष जांच डिजाइन अपेक्षाकृत सरल थी। लैंडर 1 मीटर व्यास का टाइटेनियम मिश्र धातु का गोला था, जिसे लगभग 25 वायुमंडलीय दबाव पर संकुचित किया गया था। इसमें कुछ वैज्ञानिक उपकरण लगे थे जो शुक्र के वायुमंडल का विश्लेषण करने के लिए थे, और एक बैटरी थी जो लैंडिंग प्रक्रिया के लिए ताकत प्रदान करती थी। लैंडर में कोई प्रोपल्सन सिस्टम नहीं था। यह वायुमंडलीय प्रतिरोध और एक श्रृंखला के पैराशूट के माध्यम से भूमि तक लाने पर निर्भर था। हालांकि शुक्र की भारी वायुमंडल ने इस डिजाइन को एक समस्या बना दिया। जांच अपेक्षित दर से तेजी से वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाई, बल्कि जैसे ही वह दीवार से टकराई, इसकी गति तेजी से घटकर प्रति घंटे 18 किलोमीटर हो गई, जो अपेक्षित दर से कहीं अधिक कम थी। इसका मतलब है कि जांच को शुक्र के वायुमंडल में 90 मिनट के लंबे समय तक अत्यधिक परीक्षणों का सामना करना पड़ा। उच्च तापमान और उच्च दबाव के संपर्क में आकर अंततः दब गई। सोवियत संघ ने इसे पहचान लिया। एक पासा जैसे ही जांच शुक्र की वायुमंडल में प्रवेश करती है, उनका समय बहुत सीमित होता है, इसलिए उन्हें जल्दी से वायुमंडल को पार करना होता है ताकि जांच टूट न जाए या पिघल न जाए। इसलिए सोवियत संघ ने जांच का पुनः डिजाइन किया ताकि वह वायुमंडल को जल्दी से पार कर सके। उन्होंने पैराशूट पर एक रस्सी जोड़ी ताकि पैराशूट बहुत जल्दी न खुले और वीनस को तेजी से नीचे उतरने में मदद मिले। यह रस्सी एक ऐसे सामग्री से बनी थी जो 200 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, इसलिए यह पैराशूट तब तक नहीं खुलेगा जब तक जांच सतह के बहुत करीब नहीं हो जाती। इस समय जांच की सतह से दूरी किसी भी पिछले कार्यों की तुलना में निकट थी। जब यह धरती से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर थी तो पैराशूट टूट गया और जांच तेजी से नीचे गिरने लगी। प्रति घंटे 60 किलोमीटर की गति से धरती की ओर बढ़ी। जब उन्होंने डेटा को फिर से देखा तो उन्होंने पाया कि जांच वास्तव में लैंडिंग के बाद एक बहुत ही कमजोर सिग्नल भेजती रही, जो 23 मिनट तक चली। असल में लैंडिंग मशीन को नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि यह पलट गई थी, जिससे उसकी संचार सिग्नल बेहद कमजोर हो गया था। जो सबसे आश्चर्यजनक था वह यह था कि अंतिम डेटा जो भेजा गया वह दर्शाता है कि शुक्र का सतह तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान उनकी शुक्र के सतह पर ठहरने के समय को सीमित करने वाला प्रमुख मुद्दा बन गया। इसीलिए इंजीनियरों ने वीनस के लिए एक उत्कृष्ट और सरल शीतलन प्रणाली डिजाइन की। जांच के अंदर एक क्लोराइड के टुकड़े लगा हुआ था। यह एक प्रकार की चट्टानी सामग्री है जिसमें अत्यधिक पिघलने की गर्मी होती है। से ठोस से तरल में परिवर्तन करने से यह बहुत अधिक गर्मी अवशोषित करता है और प्रभावी ढंग से गर्मी को इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बाहर ले जाता है। इसलिए ये क्लोराइड के टुकड़े लैंडर के अंदर रखे गए थे ताकि गर्मी को अवशोषित किया जा सके। यह शीतलन प्रणाली बहुत प्रभावी थी। मूल रूप से 80% तापमान शुक्र पर लैंडर को ठंडा रहने में मदद करती थी और सतह पर पूरे 1 घंटे के लिए जीवित रही। इस समय तक सोवियत संघ ने शुक्र ग्रह पर विजय प्राप्त करने की तकनीक हासिल कर ली थी। हालांकि दुनिया अब भी इस पागल ग्रह की विशेषताओं के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसलिए वीनस 9 का कार्य शुक्र की सतह की पहली तस्वीर लेना था। लैंडर को फिर से मौलिक रूप से डिजाइन किया गया। पिछले अभियानों के विपरीत वीनस 9 अब पैराशूट का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि इसके बजाय एक बड़े एयर बैग को तैनात किया गया ताकि वह लैंडिंग की गति को धीमा कर सके, और इसे लैंडिंग के झटकों को अवशोषित करने के लिए लैंडिंग पैरों के साथ भी स्थापित किया गया। लेकिन वीनस 9 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी कैमरा प्रणाली थी। इसमें 2 चलने योग्य कैमरे थे
जो लैंडर के दोनों तरफ स्थापित थे और यह आसपास के परिदृश्य के 360 डिग्री दृश्य को कैप्चर करने में सक्षम थे। हालांकि ऐसे कैमरे को डिजाइन करना जो शुक्र के मूल तापमान और दबाव का सामना कर सके फिर भी एक बड़ा चैलेंज था। कैमरा को लैंडर के दबाव केंद्र के अंदर रखा गया था और 2 फ्रंट लुकिंग लेंस से बाहर निकलता था जो सुपर मोटी दबाव वाली खिड़की के माध्यम से निकलते थे। फ्रंट लुकिंग लेंस के अंत में एक छोटी सी कैमरा होती है, घूम सकती है और 180 डिग्री का दृश्य क्षेत्र स्कैन कर सकती है। रोशनी फ्रंट लुकिंग लेंस और कैमरे के माध्यम से पहुंचती है जो मोटे दबाव को सुधारती है। प्रत्येक कैमरे में एक बड़ा लेंस कवर होता है जिसे लैंडिंग के बाद स्वचालित रूप से उछलने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि वीनस 9 मिशन में केवल एक कैमरे के लेंस कवर सफलतापूर्वक खुल गया। यही शुक्र पर ली गई पहली तस्वीर है। बाद के अभियानों में कैमरा प्रणाली में सुधार हुआ था और अंततः उच्च रिजोल्यूशन वाली रंगीन छवियां कैप्चर की गई थीं। वीनस 14 मिशन में जांच में एक माइक्रोफोन भी स्थापित किया गया था। कुल मिलाकर सोवियत संघ ने शुक्र पर सफलतापूर्वक उतरने का कार्य किया। प्रत्येक मिशन ने इस रहस्यमय ग्रह के बारे में अद्भुत चित्र और महत्वपूर्ण डेटा वापस भेजे। यह एक ऐसा उपलब्धि है जिसे आज तक किसी अन्य देश ने दोहराने में सक्षम नहीं हुआ है। अब तक 50 साल बीत चुके हैं।